हाय गाइस, दिस इज अक्षय बसीन एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज डाइन डिक्लेरेशन। अब डाइन डिक्लेरेशन की जी डेफिनेशन क्या है, फैक्टर्स क्या है, उसको साइंस सिटी कहाँ मिलती है, ये हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले डाइन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन से। देखिए, डाइन डिक्लेरेशन अगर हम पूछे एक लेमैन से कि लेमैन टर्म में उसकी क्या मतलब है, तो आम आदमी क्या बोलेगा कि डाइन डिक्लेरेशन तो वो है जो मरता हुआ आदमी कुछ बोल जाए। तो ये तो हो गया लेमैन टर्म। पर अगर हम बात करते हैं लीगल टर्म की, लीगल डेफिनेशन की, तो लीगल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डाइन डिक्लेरेशन का मतलब कुछ हद तक यही है, पर इसमें कुछ हमें एडिशन करना होगा। और वो क्या करना होगा कि जी बंदा यदि कुछ मरते हुए कुछ रिटन या वर्बल कुछ हमें स्टेटमेंट दे जाता है, ठीक है जी, वो रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए। और क्या डील करना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ, उसकी मौत कैसे हुई, या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, हमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पता चल जाए जिससे हमें यह पता चल जाए कि इसकी मौत कैसे हुई है, वो आपका डाइन डिक्लेरेशन माना जाएगा। तो डाइन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन और ये हमें कहां मिलती है, ये हमें मिलती है सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। वो हमें यही चीज कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट रिटन या वर्बल ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स मेड बाय द पर्सन हु इज डेड, वो आपकी रेलेवेंट फैक्ट्स मानी जाएगी। और वो क्या डील करनी चाहिए, या तो कॉज ऑफ द डेथ या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इनटू हिज डेथ। तो ये तो हो गई डाइन डिक्लेरेशन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं, अगर हमने पहले पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था एडमिशन एंड कन्फेशन। देखिए जी, एडमिशन सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया और उसका एक जनरल रूल होता है सेल्फ हार्मिंग, कि एडमिशन आपका सेल्फ हार्मिंग होना चाहिए, सेल्फ प्रिजर्विंग नहीं होना चाहिए। और सेक्शन 21 है एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 17 दैट सेल्फ प्रिजर्विंग हो सकता है। और उसका पहला पॉइंट क्या था, डाइन डिक्लेरेशन, सेक्शन 32 क्लॉज 1। दैट मींस डाइन डिक्लेरेशन में यदि कोई बंदा कुछ कह रहा है वो सेल्फ प्रिजर्विंग होगा तो वो रेलेवेंट माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा। तो दैट मींस सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइन डिक्लेरेशन रेलेवेंट माना जाएगा, चाहे वो आपके हक में भी हो। तो डाइन डिक्लेरेशन का हमने ये पार्ट करा, डेफिनेशन का पार्ट। हम बात करते हैं इसके रूल की। कि देखिए, इंग्लैंड का रूल और इंडिया का रूल फॉर डाइन डिक्लेरेशन इज डिफरेंट। इंग्लैंड के रूल में हमें ये कहा जाता है कि जी उस समय उसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी चाहिए। यदि उसके इस समय एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नहीं है तो वो डाइन डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। एक केस था, हमने रेसगेस्ट के अंदर हमने एक केस किया था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, जिसके अंदर एक आ गया था कि जी उसकी जो डेथ है वो उस समय वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वो डाइन डिक्लेरेशन नहीं है। और इंडियन रूल जो है वो ये कहता है कि जी डाइन डिक्लेरेशन के लिए कोई भी एज सच एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ रेलेवेंट या मतलब कुछ है या नहीं, ये कुछ माना नहीं जाएगा, चाहे वो एक्सपेक्ट कर रही थी नहीं कर रही थी। और ये हमें कहां मिलता है, सेक्शन 32 क्लॉज 1 के सेकंड पैरा में मिलता है कि सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट वेदर द पर्सन हु मेड देम वॉज और वॉज नॉट at the time when they were made under expectation of death। मतलब यहां पर हमें इस चीज इररिलेवेंट है कि वो बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, ठीक है जी। इंग्लैंड में ये रूल है पर इंडिया में ये रूल नहीं है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। देखिए जी, डाइन डिक्लेरेशन के लिए दो कंडीशंस है जो मस्ट है। पहली कंडीशन क्या है कि जी वो जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो रिटन होनी चाहिए या फिर वर्बल होनी चाहिए। अब रिटन और वर्बल होनी चाहिए तो ठीक है। अब बात आती है, केस था चंद्रशेखर एलियस एलिसैंड्री वर्सेस आर, 1937 का ये केस है, जिसके अंदर ये हेल्ड हुआ था कि वर्बल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ओरल, वर्बल के अंदर आपका कोई जेस्चर्स हम कुछ करते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम कुछ वर्बल के अंदर हम कुछ ऐसे जेस्चर्स करेंगे, जी इसने खून किया था, हम बोल नहीं रहे पर हम इशारा करके दिखा रहे हैं, तो वो भी आपका डाइन डिक्लेरेशन में माना जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा तो उस केस में हम क्वेश्चंस के रूप में उससे आंसर्स ले सकते हैं, हां या ना में। तो ये तो आपका इस केस में हेल्ड हो गया। और पहली कंडीशन हमने पढ़ ली कि वो रिटन या फिर वर्बल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन वो ये कहता है कि जी वो रिलेट करना चाहिए या तो कॉज ऑफ हिज डेथ या फिर सर्कमस्टांसेस, जिससे हमें यह पता चले कि उसकी डेथ कैसी हुई, ठीक है जी। अब बात आती है इसके अंदर, जो हम कॉज ऑफ इस डेथ की बात कर रहे हैं, कॉज ऑफ डेथ या फिर हम सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, वो उसी व्यक्ति की डेथ से रिलेट करनी चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति की। तो पहला एक केस है इसके अंदर रंजीत सिंह वर्सेस स्टेट
1952 का ये केस था जिसके अंदर ये कहा गया, एक चीज कंटेंशन उठाई गई कि अगर कोई व्यक्ति मरने से 3 साल पहले कुछ लेटर्स लिख कर जा रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि यार मेरी वाइफ के साथ मेरे ऐसे रिलेशन थे और जिसके अंदर मुझे मारती है, ये करती है, अपनी चीजें लिखकर जा रहा है, और वो 3 साल पहले की बात है, 3 साल बाद उसकी डेथ होती है, तो ये पूछा गया कि क्या वो लेटर्स जो हैं क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे। कोर्ट ने कहा यस, वो डाइंग डिक्लेरेशन माने जाएंगे क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ से डील कर रही है, क्योंकि उसके अंदर उसने बताया कि वो मुझे मारती है, ये करती है, वो करती है, वो सारा का सारा आपके सर्कमस्टांसेस ही क्रिएट कर रहा है, दैट्स व्हाई वो आपका डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। दूसरा केस है पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर का, 1939 का ये केस है जिसके अंदर ये हुआ था कि जो एपेलेंट था उसको मर्डर का चार्ज उसके ऊपर लगा था, और हुआ ये था कि जो डिजीज की बॉडी थी वो टुकड़ों के अंदर एक ट्रंक के अंदर मिली, कहां पर, रेलवे कंपार्टमेंट में। अब क्या हुआ कि डिजीज ने अपनी वाइफ को एक स्टेटमेंट कही थी कि जी मैं अपने इस दोस्त के पास पैसे लेने जा रहा हूं, ठीक है ना, और उसको एक लेटर रिसीव हुआ था जिसके अंदर आस्किंग हिम टू गो टू द हाउस ऑफ द एक्यूज फॉर रिसीविंग मनी, जो उसके ऊपर ऑलरेडी ड्यू था, मतलब वो पैसे लेने गया अपने एक फ्रेंड जो एक्यूज है बेसिकली, और वो वहां गया। अब उसके बाद उसकी जो लाश मिली टुकड़ों के अंदर, ट्रंक के अंदर, तो ये पूछा गया कि क्या वो जो स्टेटमेंट उसकी वाइफ को उसने बताई क्या वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी, और कोर्ट ने ये हेल्ड किया यस, वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी क्योंकि वो उस सेम ट्रांजेक्शन जो बेसिकली सर्कमस्टांसेस हैं जो उसकी डेथ से डील कर रहे हैं वो उसको बता रही है, तो यस वो डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए डाइंग डिक्लेरेशन 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो वर्बल होगी या फिर वो रिकॉर्डेड होगी। अब यदि डाइंग डिक्लेरेशन आपकी वर्बल है तो फिर जिस व्यक्ति के सामने वो दी गई है उस व्यक्ति को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको एग्जामिन किया जाएगा, तब जाके वो डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव्ड होगी। और यदि वो डाइंग डिक्लेरेशन किसी चीज में रिकॉर्डेड है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट को प्रोड्यूस किया जाएगा और उसकी ऑथेंटिसिटी को वो किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा कि जो वो कहीं फॉर्स तो नहीं है, कहीं वो टैम्पर्ड तो नहीं है, तो ये आपका प्रूव किया जाएगा। डाइंग डिक्लेरेशन कैसे प्रूव की गई। अब हम बात करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या रहेगी। तो देखिए जी डाइंग डिक्लेरेशन हर केस के अंदर देखिए जी क्या होता है कि हम जब डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो वो अपने आप में हम उसको पूरे फैक्ट्स की तरह हम उसको डील करते हैं कि जी डाइंग डिक्लेरेशन जो है क्या बोलते हैं कि उसकी सर्कमस्टांसेस क्या है वो, और उसके आसपास के क्या उसका ऑरा है, क्या है कि अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें कि यार कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं था उसके सर पे कहीं, तो ऐसा कुछ हम सारी चीज चेक तो करते हैं, पर बात हम ये कहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी हाल में कोई वीकर एविडेंस नहीं है, वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे ही कन्विक्शन भी की जा सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे भी कन्विक्शन की जा सकती है। तो यस इट स्टैंड्स ऑन द सेम फुटिंग कि जी डाइंग डिक्लेरेशन है वो एक नॉर्मल एविडेंस की तरह भी माना जाएगा, ठीक है जी, और किसी हाल में भी वो वीकर काइंड ऑफ एविडेंस नहीं होगा, ठीक है जी। और हम बात करते हैं कि जी डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में इंडिपेंडेंटली गुड पीस ऑफ एविडेंस तो है, पर यदि उसमें हमें ये चीज मानी जाती है कि यार अगर उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मिटीज हैं तो यस उसको कोरोबोरेशन की भी जरूरत है, पर यदि वो एकदम फ्री फ्रॉम इन्फॉर्मिटीज है देन देयर इज नो नीड ऑफ कोरोबोरेशन टू प्रूव दैट डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये बात हमने करी एविडेंशियरी वैल्यू की। अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। देखिए जी उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी कि यदि जो डिसीज्ड है जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दी है क्या वो उस समय जो स्टेट ऑफ माइंड था क्या वो समय फिट था, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। क्या वो उस समय कैपेबल था डाइंग डिक्लेरेशन देने के, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। उस डाइंग डिक्लेरेशन की रिलायबिलिटी इस चीज पे डिपेंड करेगी। और इसके लिए एक केस भी था दैट इज लक्ष्मी वर्सेस ओम प्रकाश ऑफ 2001। ये 2001 का केस है लक्ष्मी वर्सेस ओम प्रकाश, जिसके अंदर ये चीज हेल्ड करी गई कि रिलायबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन डिपेंड्स ऑन वेदर द डिसीज वाज इन फिट स्टेट ऑफ माइंड and capable of making such statement at point of time when dying declaration is recorded। तो ये हो गई रिलायबिलिटी। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए यदि डाइंग डिक्लेरेशन इनकम्प्लीट है, मतलब कि मैंने डाइंग डिक्लेरेशन करी है, मरते कुछ बोल गया कि जी इसने मेरा खून
इस व्यक्ति ने कहा उसका नाम अक 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 करके रुक गया। अब ये नाम पूरा नहीं है, ठीक है जी, और वो लगता है कि यार इसने कुछ बोला है जो है अक्षित हो सकता है, अक्षय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट में ये जो है ये इनकम्प्लीट है, इसलिए ये इररिलेवेंट मानी जाएगी। यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है कि यार इसका नाम यार ये भी हो सकता है जी, या फिर ये हो सकता है, या फिर कुछ भी जो मतलब उसको लगता है कि यार इसमें इनकम्प्लीट है, मतलब कि मुझे जैसे मुझे डायन डिक्लेरेशन के मुझे बारे में बता दिया कि जी मेरा खून इस बंदे ने करा, इसमें 3 एक्यूज थे, एक का नाम ए था, बी था, सी था। अब मैं जब उससे मुझे बोल दिया वो मर गया, उसके बाद जब मैं आगे बता रहा हूं मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं कि यार इसका नाम ये था या फिर ये था, मुझे खुद ही कंफर्मिटी नहीं है। तो इस केस में जो डायन डिक्लेरेशन होगा वो आपका इररिलेवेंट माना जाएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हेयर से एविडेंस की। ऑल्दो हेयर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है, बट डायन डिक्लेरेशन के केस में हेयर से एविडेंस भी, ठीक है जी, आपका एडमिसिबल माना जाएगा। और उस केस में उस विटनेस को टेस्टिफाई करना होगा, उस बेसिस पे उसकी एडमिसिबिलिटी और स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है सर। अगली बात आती है मल्टीपल डायन डिक्लेरेशन की। यदि एक से ज्यादा डायन डिक्लेरेशन दी गई है, अगर एक से ज्यादा डायन डिक्लेरेशन दी गई है तो वो इररिलेवेंट ही मानी जा सकती है, या फिर वो आपको जो आपकी फर्स्ट डायन डिक्लेरेशन है उसकी सेंसिटी आपकी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। जैसे कि ये केस था आपका राजेंद्र वर्सेस स्टेट 2006 का ये केस था, जिसके अंदर डायन डिक्लेरेशन पहले दी गई मजिस्ट्रेट के सामने, और दूसरी डायन डिक्लेरेशन दी गई एक सीनियर क्लर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ऑथोराइज हुआ किससे, तहसीलदार के थ्रू। तो उस केस में माना गया कि जो डायन डिक्लेरेशन फर्स्ट वाले की होगी, मजिस्ट्रेट की होगी, वो ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है, मतलब वो ज्यादा आपकी ऊपर रहेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा रहेगी। कई केसेस में क्या होता है डायन डिक्लेरेशन हम 3-4 लोगों के सामने कर देते हैं, उस केस में उस डायन डिक्लेरेशन की जो सेंसिटिव खत्म हो जाती है, या तो उसकी पहले वाले की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर उस डायन डिक्लेरेशन को इररिलेवेंट भी कहा जा सकता है। अगली चीज आती है आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। जैसे हमने कहा कि इंडिया का रूल अलग है, यहां पर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ की हमें वो नहीं है कोई जरूरत, इंग्लैंड के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ की जरूरत है। और एक केस था कुलवंत सिंह वर्सेस स्टेट का 2004 का ये केस था, जिसके अंदर एक चीज को क्लियर कर दिया कि इंडियन लॉ के अंदर डायन डिक्लेरेशन जब की जाती है उस समय एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ है या नहीं, ये इररिलेवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है एफआईआर। एफआईआर यदि कोई कर रहा है, मरते समय कोई एफआईआर करके जा रहा है, मरते समय आपको एफआईआर, उसके बाद वो मर गया, तो वो एफआईआर भी डायन डिक्लेरेशन का काम कर सकती है। एफआईआर भी डायन डिक्लेरेशन क्या आपका काम कर सकती है, वो भी वही एविडेंस माना जाएगा। और एक केस था सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1999 का ये केस था, जिसके अंदर ये हेल्ड किया गया था एफआईआर कैन बी ट्रीटेड एज डायन डिक्लेरेशन। अब आता है इसका लास्ट पार्ट, दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्टर। देखिए यूजुअली सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्टर होनी चाहिए, पर कई केसेस में सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्टर नहीं हो पाती है, डिले फॉर द एक्सपेंस ऑफ डिले, या फिर कुछ भी रीजन से सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्टर नहीं हो पाती है। तो उस केस में हम डायन डिक्लेरेशन को सिर्फ इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर देंगे जी ये सर्टिफाइड नहीं हुआ डॉक्टर से, ठीक है जी। यदि उस समय डिजीज उस समय फिट एंड फाइन कंडीशन में था जब वो डायन डिक्लेरेशन दे रहा था, बट ये चीज सर्टिफाई नहीं कर पाया डॉक्टर को सर्टिफाई कभी नहीं कर पाई, अभी नहीं हुई है, तो इस बेसिस पे सिर्फ डायन डिक्लेरेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और ये केस था लक्ष्मण वर्सेस स्टेट 2002 का ये केस है, और एक पंचदियो वर्सेस स्टेट 2002 का भी ये केस है, जिसके अंदर इस चीज को हेल्ड किया गया। तो ये था आपका डायन डिक्लेरेशन। आई होप आपको डायन डिक्लेरेशन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।